क्लोरीन गैस को पढ़ेंगे आज। अब क्लोरीन गैस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका इतिहास देख लेते हैं। लिखा है क्लोरीन गैस, अगर मैं क्लोरीन एलिमेंट्स की बात करूं, केवल हैलोजन फैमिली में बहुत सारे एलिमेंट थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन भी था उसी फैमिली पर। उसका अगर हिस्ट्री चेक करें तो देखो क्या क्या लिख रखा है। मैंने लिखा है यह एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा हैलोजन तत्व है जिसे सबसे पहले प्राप्त किया गया था। अब इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया में सबसे पहले इसी को प्राप्त किया गया था। हैलोजन एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो क्लोरीन को ही प्राप्त किया गया। अच्छा, शुरुआती समय में यह NaCl में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। समुद्र में नमक पाया जाता है और नमक बना होता है सोडियम और क्लोरीन से। तो अगर हम देखें कि क्लोरीन को हम कब से जानते हैं, तो हिस्ट्री बनने से पहले से जानते हैं, क्योंकि नमक में ये एलिमेंट पाया जाता था उस समय। लेकिन आगे मैंने लिखा है जिसे हम बहुत पुराने समय से जानते हैं, बिल्कुल से नमक को तो बहुत पुराने समय से जानते हैं, और उसमें क्लोरीन प्रेजेंट था। कहता है सन 1774 में सर्वप्रथम CW सीले ने इसकी खोज की थी। अगर मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि सबसे पहले क्लोरीन को किसने प्राप्त किया, तो पता चलता है कि सीले ने सबसे प्रथम क्लोरीन गैस को बनाकर तैयार किया था। कैसे? उसमें भी रखा उन्होंने, मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई गई और इस दौरान बनकर तैयार हुई क्लोरीन गैस। इस विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। अगर कभी प्रयोगशाला में भी क्लोरीन गैस को प्राप्त करने का कहेगा तो मैग्नीज डाइऑक्साइड पर अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। आगे लिखा है सन 1774 में तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था क्लोरीन गैस को। सन 1810 में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था डेवी। इनका नाम थोड़ा सा याद रखने लायक है। इन्होंने पहली बार इसे तत्व के रूप में स्थान दिया। उन्होंने पहली बार बताया कि जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है ये एक प्रकार का एलिमेंट भी है। जैसे अभी मैं क्या सोचता हूँ, कभी कभी दिमाग में सर जी क्लोरीन गैस प्राप्त कर लिया, एलिमेंट हो गया? नहीं, गैस तो CO2 भी है। क्या CO2 एलिमेंट है? नहीं। तो किसी भी गैस को आप एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि गैस हाँ ये तो गैस तो दो एलिमेंट्स को मिलाकर बना है। किसको किसको? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कुछ गैसें क्या होती हैं? यौगिक भी होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन डेवी ने इस बात को बताया, कहा कि नहीं भैया, जो भी आपने क्लोरीन गैस प्राप्त की है ये यौगिक नहीं बल्कि एक क्या है? तत्व है। और इस प्रकार से एक नए तत्व के रूप में इसे पहचाना गया उस समय। आगे मैंने क्या लिखा है, हाँ, इस तत्व के रूप में स्थान देते हुए इसका नाम क्लोरीन रखा और उन्होंने ही इसका नाम क्लोरीन रखा। क्लोरीन जो शब्द है इसके लिए मैंने लिखा है इसका नाम क्लोरस नामक शब्द से लिया गया है। क्लोरीन जो है नाम, ये क्लोरस नामक शब्द से लिया गया है। और क्लोरस का अगर मैं हिंदी में अर्थ निकालूं तो होता है येलोविश ग्रीन, और इसका अर्थ पीला हरे कलर का होता है। एक ऐसा पीला रंग जिसमें थोड़ा सा हल्का सा हरे का अवक्षेप होता है। हम ऐसे कलर के द्वारा, क्लोरीन भी ऐसी दिखती है, इसलिए हमने क्लोरीन का नाम भी, क्लोरस का अर्थ होता है येलोविश ग्रीन और क्लोरीन भी उसी कलर की थी, तो क्लोरस के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्लोरीन। आगे इसमें लिखा है क्लोरीन के विरंजक गुणों की खोज। अच्छा, तो एक बात और पता चलती है, क्लोरीन विरंजक भी है। विरंजक का मतलब समझते हो? पदार्थों के रंग उड़ाने का गुण भी रखती है क्लोरीन। लेकिन विरंजक गुण को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले उसमें देखते हैं क्या लिखा है। क्लोरीन के विरंजक गुण की खोज सीले ने सन 1774 में की थी। सीले ने सन 1774 में इस बात को भी पता लगाया था कि जो भी गैस हम लोगों ने खोज की थी, क्योंकि सन 1774 में तो क्लोरीन का नाम नहीं पता था ना हमें। नाम इसका कब पता चला? 1810 में। तो 1774 में जब क्लोरीन की खोज हुई थी, सीले ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि जो भी गैस बनकर तैयार हुई है ये विरंजक भी है, अर्थात वस्तुओं के रंग भी उड़ा सकती है। लेकिन सबसे पहली बार प्रयोग में कौन लाया इसको? तो उसमें लिख रखा है उन्होंने सन 1774 में की थी, परंतु सन 1784 में बर्थेलो ने इसका प्रयोग तकनीकी रूप से पहली बार किया था। तकनीकी रूप से मतलब इसको रिएक्शन के थ्रू किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाकर उन्होंने ही यूज किया था इस गैस को। तो तकनीकी रूप से सबसे पहले बर्थेलो ने विरंजक गुण इसका प्राप्त किया। तो ये क्लोरीन का थोड़ा सा हिस्ट्री रही। अगर कोई व्यक्ति पूछेगा भी क्लोरीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो समुद्री नमक। इससे बड़ा सोर्स अभी देखने को नहीं मिलता। जो सी साल्ट्स होते हैं, समुद्री लवण होते हैं, क्लोरीन वहाँ सबसे अधिक मिलता है।
अब क्योंकि हमने इस बात को पढ़ लिख लिया था कि सीले ने जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन गैस को प्राप्त किया था। हम इसको देखेंगे भी, प्रयोगशाला विधि में कहेगा तो हम यही काम करवाएंगे इसका, कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेंगे। बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MnO2 और इसकी अभिक्रिया काहे से करवानी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। सबसे पहले अभिक्रिया करवाएंगे, तरीका देखो ऐसे देखते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा O से अभिक्रिया कौन करेगा? H। तो मेरे ख्याल से देखो, अगर हम जल भी बनाते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं जल बनाने के लिए, और यहां 2 ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये O2 जो है ये 4H से अभिक्रिया करेगा और बनाकर तैयार करेगा 2H2O। अभी मैं देखूंगा मेरे पास और कौन बचता है। बेटा Mn अभिक्रिया करेगा 2Cl से, बनाकर तैयार करेगा MnCl2। अभी हम और भी देखेंगे कि अगर MnCl2 बना लेता है तो 4 Cl थे, 2 Cl बचते हैं, इसको मैंने अलग रखा है। तो MnCl2 बनकर तैयार हुआ, H2O प्राप्त हुआ और साथ में क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। अब बात आती है, क्या हम MnO2 के चूर्ण से ही केवल क्लोरीन गैस को बना सकते थे? क्या अन्य कोई भी विधि नहीं थी? अन्य भी विधि जिससे बना सकते, जैसे हमारे पास एक पदार्थ है KMnO4, इसको बेटा लाल दवा कहते हैं। वैसे तो पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, लेकिन इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम लाल दवा क्यों पड़ गया? पुराने समय में पानी का जो पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत होता था बेटा, वो कुएं वगैरह होते थे, वहीं से पानी का मुख्य रूप से पीने योग्य पानी मिलता था। तो सरकार उस समय करवाती क्या थी कि KMnO4, जिसको लाल दवा कहते हैं, इसका कलर भी रेड कलर का होता है, तो इसी को क्या करते थे? कुएं पर छिड़काव होता था। अब क्योंकि लाल रंग की दवा कुएं पर छिड़काव होता था, इसका नाम लोगों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? लाल दवा। इससे होता क्या था कि जितना भी बैक्टीरिया था जो हार्मफुल हो सकता था ह्यूमन बॉडी के लिए, वो बैक्टीरिया मर जाते थे। तो अभी भी जैसे कोई पूछेगा KMnO4 का यूज क्या है, तो कीटाणुनाशी के रूप में बैक्टीरिया को ये भी समाप्त करता है। अगर इस पर बेटा हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवा दें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से अभी भी क्लोरीन गैस प्राप्त की जा सकती है। तो देखो अभिक्रिया करवाते हैं, कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तरीका है 2KCl से अभिक्रिया करेगा 2KCl, फिर MnCl से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? MnCl2। अच्छा ये वाली तो बात बताने वाली भी नहीं थी, क्योंकि Mn का जानते हैं Cl से बनेगा। मेटल है नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, मेटल है नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, इनका तो कंफर्म था। अभी ध्यान से देखो, 4 दूना 8 ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 8 है तो 16 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाकर तैयार करेंगे 8H2O। अच्छा आपको पता है 16 HCl मैंने इसीलिए लिखे थे, ऑक्सीजन 4 दूना 8 हो रहे थे तो हाइड्रोजन 16 चाहिए थे। अब इसमें से बचे हुए अवयवों को हम ढूंढेंगे और बस उनको लिखेंगे। बेटा के मैंने खर्च कर लिए हैं दोनों, हाँ Mn पे भी 2 का मल्टीप्लाई था तो 2MnCl2 मुझे लिखना चाहिए था वहां। अगर बेटा मैं सब में से देखूं तो मेरे पास अगर कोई बचा तो केवल क्लोरीन। कितना क्लोरीन बचा है? 16 थे, 16 में से 2 और 4 6 खर्च हो गए, 10 बचे, जिसे हम लिख सकते हैं 5Cl2। क्योंकि क्लोरीन गैस है, आप चाहो तो तीर का निशान ऊपर के लिए कर सकते हो, तो ऐसे भी क्लोरीन गैस को बना सकते हैं। बेटा ये भी प्रयोगशाला विधि ही है, इसका मतलब हम लोग तो ठीक है, प्रयोगशाला विधि में ये अभिक्रिया ना आई तो हम उसको लिखाएंगे। अभी प्रयोगशाला विधि में ये भी ना आए तो और भी देखो क्या लिख सकते हो। एक पदार्थ और आता है तो इसका याद नाम रखना, लाल दवा। एक और पदार्थ आता है K2Cr2O7। अगर इस पर हम 14 HCl की अभिक्रिया करवा दें तो भी हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अच्छा ये अंदाजा लगा आप लोगों को कि ये 14 HCl क्यों लिखा? 7 डबल होने वाला है, जल बनेगा, और अच्छा रहा ये सारा, ठीक रहा। अच्छा ये भी थोड़ा समझ में आया, के किससे रिएक्शन करेगा? ऊपर वाले को देख चुके थे, KCl से रिएक्शन कर रहा था, KCl 2KCl लिख लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होना यहां से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? कि CrCl से अभिक्रिया करेगा, ये भी मेटल है, क्रोमियम कहते हैं इसको, परमाणु क्रमांक 24, और इसका वैलेंसी फॉर्म देखें, देखो CrCl से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या?
ये भी दिमाग में बहुत बड़ी बात आ जाती है अपने यहाँ। तो उतनी बड़ी बात है क्योंकि उसको तुरंत देख लेते हैं भैया कैसे। क्रोमियम की वैलेंसी जो होती है बेटा वो होती है 3, सामने लिख दें। और बेटा क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। पूछेगा क्लोरीन के वैलेंसी 1 क्यों? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7, क्योंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो अपने अष्टक को क्या कर लेगा पूरा, एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण ग्रहण कर अष्टक को पूरा करेगा तो वैलेंसी 1। और बेटा इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड। अब बेटा इसको तो मिटाना पड़ेगा पहले, तो CrCl3 बन गया, लेकिन बैलेंस तो भी कर ले इसको। बैलेंस करोगे 2CrCl3। और बेटा सब कुछ लिखते जा रहे हैं, जल को तो हमने लिखा नहीं अभी तक। 14 हाइड्रोजन है, 7 O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाकर तैयार करेगा 7H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास जो भी बचता है उसको लिख लेते हैं, क्लोरीन ही बचा है। अगर क्लोरीन बचा है तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 14 थे क्लोरीन, 2 यहां खर्च कर लिए, 6 यहां खर्च कर लिए, 6 और 2 8, 6 बचे हैं। इसको लिख सकते हो 3Cl2 क्लोरीन गैस। अगर प्रयोगशाला विधि में पूछता है तो आप प्रयोगशाला विधि में इस कंपाउंड को भी लिख सकते हो। अभी एक और चीज से देखो हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी विधियां काहे से आ रही हैं, क्लोरीन गैस को ही बनाने की, प्रयोगशाला में भी। अब देखो थोड़ा सा अलग चलते हैं। कहता है PbO2 से क्लोरीन की प्राप्ति, या ऐसे आपसे कह सकता है लेड डाइऑक्साइड से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करोगे। तो लेड डाइऑक्साइड से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करोगे, अभी देखो इसको हल करते हैं। बेटा लेड डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है PbO2, और क्लोरीन से क्लोरीन प्राप्त करना होगा तो बेटा इस पर अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तरीका सेम है, यह अभिक्रिया देख रहे हो पहली वाली। बेटा बस अंतर इतना उन लोगों ने कर रखा है, तो जहां Pb रखा होना चाहिए था वहां उन लोगों ने क्या रखा था, Mn। डिफरेंस कोई भी नहीं था। अगर वही अभिक्रिया यहां होगी, मैं इसको 4 कर लूं। सबसे पहले PbCl2 बनेगा पहला, PbCl2 प्लस 2H2O, और बेटा जल्दी से इसको लिख देते हैं Cl2 गैस। और मैं तो कहता हूं Cl2 गैस, ठीक है। क्या इससे भी, इसके अलावा भी किसी से बन सकता है? बन सकता है। इसका नाम सभी ने बहुत सुना होगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की प्राप्ति। अगर कोई हमसे कहता है कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की प्राप्ति, विरंजक चूर्ण देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CaO, और आप 2 Cl हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। अब अभिक्रिया करवा लेते हैं इसका। अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है तो भैया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं CaOCl2। अभिक्रिया करवा देते हैं किसी भी एसिड से। आप चाहे जो एसिड यूज करोगे, हर एक एसिड इस पर अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस ही देगा। अच्छा ये भी अच्छा ही है, अगर आप HCl यूज कर लेते हो तो भी क्लोरीन गैस। अगर आपसे भूल हो गई है और आपने H2SO4 यूज किया है तो भी क्लोरीन गैस। आपने कोई भी कंपोनेंट यूज कर लिया, वहां क्लोरीन गैस बननी ही बननी है, उससे कोई समस्या उत्पन्न ही होने वाली नहीं है। तो कोई भी एसिड यूज कर लेते हैं। अगर H2SO4 यूज करते हैं, सोचते हैं कि जैसे हमने HCl का कई बार यूज कर लिया, H2SO4 को यूज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सबसे पहली बात देखो, Ca जो होगा वो अभिक्रिया करेगा SO4 से, CaSO4। अभी मैं देखूंगा CaSO4 बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है H2Cl2O। अगर हम H2Cl2O यहां लिख भी दें, H2Cl2O, ऐसी कंडीशन पर अगर हम लिख भी दें तो हमें एक बात पता चलती है कि H2 अभिक्रिया कर लेगा O से और अलग हो जाएगा कौन, Cl2।
फिर या दोबारा सोच सकते थे, Ca अभिक्रिया कर लिया SO4 से, H2 ने अभिक्रिया कर लिया O से, बेचारा अलग कौन हो गया, क्लोरीन गैस। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आर्टिकल यहां से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊंगा क्लोरीन गैस है। इस अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस की जितनी अधिक मात्रा निकलेगी, अब आप ये समझ जाइए कि ब्लीचिंग पाउडर जो आप लाए हैं वो उतना ही अच्छा है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को वायु में खुला छोड़ दो, इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब गुणवत्ता कम होने लगती है तो ब्लीचिंग पाउडर में वो क्षमता नहीं रह जाती विरंजन की जो पहले थी। तो गुणवत्ता को पता कैसे करें, तो कहता है आप ब्लीचिंग पाउडर लीजिए, H2SO4 डालिए, जैसे ही क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस की अमाउंट इस बात को रिप्रेजेंट करेगी, क्लोरीन गैस जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है वो अच्छा नमूना लिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का नमूना अच्छा नहीं है, और उस क्लोरीन को एक विशेष नाम देते हैं प्राप्य क्लोरीन। बहुत ध्यान रखना है, इस क्लोरीन गैस को एक विशेष नाम देते हैं प्राप्य क्लोरीन। ये ब्लीचिंग पाउडर की क्षमता को बताने की वाली रासायनिक अभिक्रिया है। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर इसके बाद पढ़ेंगे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण और ब्राइन सॉल्यूशन से क्लोरीन गैस का निर्माण। जल्दी से इसको नोट करते हैं। क्लोरीन गैस को बनाने की एक और विधि है डीकन विधि। अच्छा, डीकन विधि आती भी बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चों को समझ में भी बहुत आती है और एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण करिए। औद्योगिक विधि अगर आपसे कहता है तो यही प्रोसेस करके आते हो आप वहां। तो अगर आपसे औद्योगिक विधि कहता है तो डीकन विधि लिख के आना है। देखो हमने लिखा क्या है, इसमें लिखा है डीकन विधि में जब कॉपर के क्लोराइड नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन पर ताप पर HCl का ऑक्सीकरण कराया जाता है। मैं सबसे पहले देखता हूं HCl को लिख के, बेटा ये HCl हो गया, ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में होने वाला है। जब कोई भी उत्प्रेरक नहीं दे रहा है तो वायु की उपस्थिति में, और CuCl2 एरो के साइन के ऊपर CuCl2। ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा, ये ऑक्सीडेशन जो है वो रिवर्सिबल है, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। रिवर्सिबल हुआ तो बेटा सबसे पहला तरीका क्या था, आप लोग भी इस बात को जानते थे। H किससे विक्रिया करेगा, O से। अगर H O से विक्रिया करेगा तो 4HCl, सही है मेरे ख्याल से। 4H 2O से विक्रिया करेगा तो बेटा बना लेगा 2H2O, और बेटा मैं लास्ट में देखूंगा Cl 4 बच्चे हैं तो इसको लिख सकते हो 2Cl2। लेकिन हुआ क्या, देखो मैं बताता हूं। आपने HCl और O2 को मिला के H2O और Cl2 बनाया, लेकिन क्लोरीन गैस जल में घुलनशील है। अभी क्योंकि क्लोरीन गैस जल में घुलनशील है, ये क्लोरीन गैस जल में घुल गई और फिर से उसने HCl और O2 बना लिया। इसका मतलब हमने कंपाउंड बनाकर तैयार किया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी ने या क्लोरीन गैस की जल में घुलनशीलता ने, आप दोनों में से कोई एक शब्द यूज कर सकते हो। चाहे कह दो कि रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी ने, उत्क्रमणीयता ने, और चाहे दूसरा शब्द आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, कह दो कि क्लोरीन की जल में घुलनशीलता ने अभिक्रिया को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और रिएक्शन फिर से प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हो गई। अभी क्या हुआ, इस दौरान अभिक्रिया रिवर्सिबल होती रही और हमें जो क्लोरीन गैस मिली वो केवल कितने परसेंट मिली, 65%। वैसे मिलनी कितने परसेंट चाहिए था, 100%। अगर टोटल कंपाउंड रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बना लिया है उसने, तो टोटल क्लोरीन गैस को कितने परसेंट मानेंगे, 100%। लेकिन हमें इस रिएक्शन के दौरान कितने परसेंट क्लोरीन गैस मिली, 65%। इसका मतलब है कि 35% क्लोरीन किसमें घुल गई है, जल में घुल गई है, उसने फिर से रिएक्टेंट बना लिया है। तो अभिक्रिया में औद्योगिक विधि में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी कम की जा सकती है। कैसे, मैंने थोड़ी सी लाइनें रख दी हैं इसमें। क्या लिखा है, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल हो जाती है, जिसके द्वारा केवल 65% क्लोरीन गैस को बनाया जा सकता है। यदि Cl2 गैस की सांद्रता में वृद्धि करनी हो का मतलब अगर हमें इसकी सांद्रता को 65% से अधिक करनी हो, तो इस दौरान हम क्या करेंगे, डाइडियम नामक वर्धक का प्रयोग कर देते हैं। डाइडिमियम नामक वर्धक यूज किया गया। डाइडिमियम अर्थात इसमें 2 डिमियम लगे होंगे। पहला डिमियम कौन सा है, प्रेसियोडिमियम, और दूसरा डिमियम कौन सा है, नियोडिमियम। अच्छा, प्रेसियोडिमियम और नियोडिमियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं
जब हम इनको आपस में मिला देते हैं तो वर्धक बनता है। तो मैंने इसको भी, ये भी एक प्रकार का डिमियम एलिमेंट है, ये भी एक प्रकार का डिमियम एलिमेंट है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना वर्धक, मैंने नाम रख दिया डाई डिमियम। वो डीएम नहीं, उसका नाम ध्यान रखना, डाई डिमियम। तो इस बात को भी हम पहचान गए। नेक्स्ट अगर दूसरा प्रोसीजर हम लोग देखें इस बात को कि क्लोरीन गैस को और कैसे बना सकते हैं, तो बेटा क्लोरीन गैस को ऐसे भी बना सकते। देखो हेडिंग लिखी है मैंने, ब्राइन विलियन। सबसे पहली प्रॉब्लम वाली बात है कि ब्राइन विलियन क्या है। नमक के जलीय विलयन को ही ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। नमक है आपके NaCl, आपने उसको जल में घोल दिया, विद्युत का सुचालक हो गया। वैसे जो जल होता है ये विद्युत का क्या है, कुचालक। लेकिन जैसे इसमें नमक का घोल आप डाल देते हो, नमक का घोल अंदर जाते हुए ही आयन्स में क्या हो जाता है, ब्रेक। और नमक के डाले जाने पर अब जल भी आयन में ब्रेक हो गया है। केवल नमक ही आयन में नहीं ब्रेक हुआ, अब जल भी आयन में ब्रेक हो गया है, अर्थात वो विद्युत का सुचालक हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं, ब्राइन। अब कहता है ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन से। तो सबसे पहली बात है ब्राइन विलयन बनाया कैसे जाए। तो बेटा मैं रिएक्शन यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूं। ब्राइन का मतलब है NaCl लिया आपने, इसको कहां पर बेटा घोला, जल में। H2O का ऐसे लिख लें, जैसे H2O को जल में घोला बेटा, NaCl जो है वो Na+ में ब्रेक हो गया और Cl-। कहोगे सर जी ये रिवर्सिबल एरो को क्यों बना दिया, इस क्या प्रॉब्लम थी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं और ये फिर से आपस में जुड़ेंगे, मुझे मालूम है आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़कर फिर से क्या बना डालेंगे, NaCl। लेकिन बेटा अभी मैंने क्या बताया कि जब आपने नमक को जल में घोला हुआ, केवल नमक ही अपने आयनों में थोड़ी टूटा है, जल भी आयनों में टूटा होगा। बेटा जल को अगर आयनों में ब्रेक करोगे तो बेटा H+ चार्ज और Cl- चार्ज, OH- चार्ज, OH- चार्ज, ये कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। इसका मतलब नमक को हमने जल में घोल के उनके आयन बना लिए। अब इन घुले घोल पर अब हमें विद्युत धारा प्रोवाइड करनी है बाई 2 इलेक्ट्रोड, पहला एनोड और दूसरा कैथोड। इन 2 इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमें क्या करना है, विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि कैथोड के थ्रू विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है। अब बेटा कैथोड के थ्रू विद्युत धारा, कैथोड बैटरी का कौन सा टर्मिनल होता है, विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड बैटरी का निगेटिव टर्मिनल माना जाता है। हम इसको यहां लिख दें क्या, निगेटिव, माइनस मैंने बना रखा है, समझ लेना इसको। अगर निगेटिव टर्मिनल है, आप खुद सोचो, वो बैटरी की निगेटिव प्लेट है कैथोड, इस पे कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव प्लेट पॉजिटिव आयन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इधर पॉजिटिव आयन में से तो मेरे पास 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव हैं, Na गया पॉजिटिव आयन, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, Na गया Na+ और वो जाके प्लेट पर चिपक गया। लेकिन जब प्लेट पर चिपका, क्योंकि कैथोड निगेटिव टर्मिनल था, निगेटिव टर्मिनल का मतलब कैथोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने किसको दिया हुआ, सोडियम, क्योंकि वो प्लेट भी देख रहा है कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो प्लेट के पास क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर किसको दे दिया, सोडियम को दे दिया। ये सोडियम एलिमेंट बनकर तैयार हुआ। अभी ध्यान देने वाली बात है, सोडियम अगर एलिमेंट को बनकर तैयार हुआ तो आपने इस पूरे पदार्थ को घोला कहां पर था, जल पर, क्योंकि सोडियम क्रियाशील है। आपने पढ़ा भी होगा सोडियम अत्यंत क्रियाशील होता है। सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण अभिक्रिया करता है काहे से, जल से। और बेटा इस अभिक्रिया को तो सभी जानते हैं, सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हम तुरंत गए वहां पर देखा कोई कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। और साथ में कैथोड के थ्रू ही एक पदार्थ बनकर तैयार होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि इसको ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसा विलयन है, जलीय विलयन, जल में घुला हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये तो अभिक्रिया कहां पर हो गई, कैथोड पर। अब अभिक्रिया हमको लिखनी चाहिए कहां पर, एनोड पर। वैसे एनोड बैटरी का कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। देखो सेल 2 प्रकार के, पहला विद्युत अपघटनी जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है सेल या बैटरी का, और
एनोड बैटरी या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन जैसे ही सेल का टाइप चेंज होता है, गैल्वेनिक सेल की बात होती है, इलेक्ट्रोड चेंज हो जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रोड चेंज होते हैं? उस समय इलेक्ट्रोडों में से पॉजिटिव वाला जो होगा कैथोड होगा और निगेटिव एनोड होगा, लेकिन क्योंकि विद्युत आकर्षणीय सेल पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड रहेंगे। अच्छा, ध्यान से देखकर बताओ इस बात को। इन सब पर अगर हम ध्यान देने वाली बात करें, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन से पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव, या तो Cl को या तो OH को। तो क्योंकि मुझे क्लोरीन गैस से मतलब है, हम उसकी बात लिखते हैं। क्लोरीन गैस को क्या अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन गैस इसको चेंज कर देगा Cl में। अब थोड़ी सी बात इस बात को करेंगे। देखो ये इसका माइनस चार्ज कहां गया? अब ध्यान दो, एनोड पर प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। Cl माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? वृद्धि। इस बार इलेक्ट्रॉन की कमी प्लेट पर है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर किसको दे देगा? प्लेट को। ये मैंने इलेक्ट्रॉन इसके ने क्लोरीन ने अपने अंदर से निकाल के अलग कर दिया, प्लेट को दे दिया। अच्छा, दूसरा ये भी जरूरी था, एक पर अगर अभिक्रिया का प्रकार अपचयन है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया का प्रकार ऑक्सीकरण होना भी चाहिए था। अगर एक प्लेट इलेक्ट्रॉन दे रही तो दूसरी प्लेट को इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था, नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट ना होती। ये भी जरूरी था। अब बेटा इस रिएक्शन करें, क्योंकि एटॉमिक क्लोरीन जो है वो स्टेबल नहीं है। ये जिस प्रकार से इस क्लोरीन को Cl में बदला है ना, इस प्रकार से ये क्लोरीन का एटम इंतजार करेगा कि दूसरा क्लोरीन का आयन भी ऐसा ही बने, और जब दो क्लोरीन के एटम आपस में मिल जाएंगे तो बनाकर तैयार करेंगे कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। अच्छा, कुछ लोगों में अभिक्रिया बताने का तरीका अलग होता है, मैं वो भी बता देता हूं। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, आयन समझ गए, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कहता है कि ये Na+ किससे अभिक्रिया करेगा? OH से। NaOH से अभिक्रिया करेगा, क्या बना डालेगा? वो इतनी बड़ी अभिक्रिया नहीं बताते घूमते, हमको भी पता है इसको कि NaOH को बता देंगे, दूसरी बात क्या बताएंगे? कहेंगे बेटा अब कौन बचा? H+ और कौन बचा? Cl-। अब ये दो पदार्थ बचे हैं, तो H+ है तो ये निगेटिव प्लेट पर जाएगा, तो निगेटिव प्लेट पर देखो जरा H+ क्या क्या बन गया है? हाइड्रोजन गैस। और Cl- है तो ये पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा और वहां गैस बनेगा जाके। तो अभी बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है, अगर सर जी डायरेक्ट बता रहे होते, वो पूछता सर जी जैसे Na ने OH से विक्रिया कर ली है, वैसे ही HCl से भी अभिक्रिया तो कर सकता था, आपने ये बात क्यों नहीं बताई? तो बेटा HCl से अभिक्रिया ना करता, H अपनी ही प्लेटों पर चिपक जाता। रीजन है, ऐसी सिचुएशन में कोई पूछता है क्या रीजन है, तो बेटा H+ और Cl- इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, Na और H में से अगर दोनों को ध्यान से देखें, अब इस बात को देखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान किसका ऊपर है? Na का। तो क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Na का स्थान ऊपर है, ये आयन आपस में तो अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Na से नीचे H का स्थान है, H वाला आयन दूसरे आयन से कंबाइन नहीं कर सकता है। अच्छा, होगा क्या अगर Na से भी अधिक क्रियाशील आयन आ जाए? तो फिर ध्यान रखो वो आयन OH- से अभिक्रिया करता, और फिर Na जो है वो फिर प्लेट पर केवल चिपका हुआ प्राप्त होता, क्योंकि Na H से भी ज्यादा क्रियाशील था, इसलिए Na ने OH से अभिक्रिया की। H+ कम क्रियाशील है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोड पर ये मुक्त होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर कौन मुक्त होगा? Cl-। अब ये तो बनने का तरीका। वैसे मैं क्या सोचता हूं, जो मेरा मानना है, जैसा अभिक्रिया मैंने तुमको लिख के दिखाया है, ये अभिक्रिया लिखोगे, अभिक्रिया के लिखने का ये मेथड सबसे सही है। वो क्या है, डायरेक्ट कर देना जो है वो कम अच्छा है। हालांकि मैं क्या सोचता हूं, गलत वो मेथड नहीं है, अगर गलत होता मैं खुद ना बताता इसको, लेकिन ये मेथड जो है वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका सबसे अच्छा है। ये अभी आगे चलेंगे कि अगर क्लोरीन गैस को इतनी विधियों से बना सकते हैं तो कुछ क्लोरीन गैस के गुण भी पढ़ लेते हैं। अब मैं भौतिक गुणों को पहले पढ़ूंगा। भौतिक गुण में पहला गुण पढ़ते हैं, कहता है या हरे पीले रंग की गैस होती है। इस बात से परेशान ना होना कि तुम्हारी बुक में या तुम्हारे किसी टीचर ने ऐसा पढ़ा रखा हो कि या पीले हरे रंग की गैस होती है और तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, कह दो कि नहीं हमारे सर ने लिखा था ये हरे पीले रंग की गैस होती है, तो दोनों चीजें सेम है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, कहता है इसकी गंध जो होती है वो गला घोटने वाली होती है, अच्छी गंध नहीं होती। क्लोरीन गैस की गंध तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। कहता है यह विषैली गैस है,
अब जिसे सूंघने पर सिर दर्द होने लगता है, हाँ ये भी सही है, क्लोरीन गैस को सूंघने पर सिर दर्द होने लगता है, लेकिन तभी बच्चों के पास भी काफी ज्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। पीने के पानी में कौन सी गैस घुली रहती है? क्लोरीन, ताकि पीने के पानी में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो क्या किए जा सके? समाप्त किए जा सके। तो कहता है सर जी अगर क्लोरीन गैस विषैली है तो इसको पीने से ये तो विषैला पदार्थ हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन बेटा पीने के पानी में क्लोरीन गैस की सांद्रता बहुत ही कम होती है, और जब पदार्थ बहुत कम मात्रा में है तो ये हमारे लिए कोई विषैला इफेक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे, कहता है यह वायु की अपेक्षा 2 सही 1/2 गुना भारी होती है, टू कंप्लीट 1/2 जो है टाइम्स ज्यादा हैवी होती है, 2.5 गुना ज्यादा भारी होती है। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, कहता है यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में दोनों में घुलनशील है। अच्छा, ये ऐसे कंपाउंड बहुत कम मिलते हैं जो जल में भी घुले और कार्बनिक विलायक में भी घुले। अधिकांश कंपाउंड आपने खुद पढ़े होंगे, ऐसा देखा होगा कि या तो जल में घुल जाता है तो कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता, और कार्बनिक विलायक में घुल जाता है तो जल में नहीं घुलता। लेकिन क्लोरीन गैस जल में भी घुलनशील और कार्बनिक विलायक में भी घुलनशील है। जल की घुलनशीलता को तो यहां पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं पढ़ा था, घुल जाती थी जल बाद में। अभी नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे, कहता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 171 केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 239 केल्विन होता है। अंत में एक बात ये बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि जो क्लोरीन गैस है इसको 2-3 गैसों के नाम याद रखो, क्लोरीन गैस और अमोनिया गैस। क्लोरीन गैस और अमोनिया गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, शीघ्रता से द्रवित किया जा सकता है। कभी ऑप्शन में भी 3-4 ऑप्शन लिख के दे देता है, पूछता है कौन सी गैस को सबसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है, आप तुरंत ढूंढें या तो क्लोरीन गैस को या फिर कौन सी गैस को? अमोनिया गैस को। ये दोनों आसानी से द्रवित हो सकती हैं। तो हालांकि इसके जो रासायनिक गुण बच गए हैं, उपयोग बचे हैं, इसको पढ़ेंगे फिर कल।